वहाँ अशोक अरोड़ा जी कुर्सी छोड़कर उसको, कौन है व्यक्ति मुझे नहीं पता, उसको पीटने चले खड़े जाते हैं। ऐसे हिसार के अंदर भी। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, आपके कैमरे में उनकी खबर बनी रहे, वो इस तरह की हरकतें छोटी करते हैं। आपने भी अपने काम गिनवाए, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। उसी दौर में कामों को लेकर के आपकी पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा सवाल उठाते हैं। आजकल आपका याराना गाढ़ा हो गया, कैसे बैकफुट पे लाए आप अरविंद शर्मा को? आरोप ये लग रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि सारे पैसे रोहतक में लगा दिए, और आपका तर्क है कि रोहतक में डेवलपमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय उतना नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो आरोप ये लगते रहे कि उन्होंने रोहतक में ज़्यादा किया। आप अपनी बात को ज़्यादा क्लियर करेंगे। अभी एक ताज़ा आरोप जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि विपक्ष के नेताओं की प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा होती है, उनको भाव नहीं दिया जाता, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। ताज़ा मामला आपके रोहतक का ही है। मैं जो 5 साल के अंदर, मात्र 5 साल, आज रोहतक शहर फाटकों से मुक्त है। एक भी फाटक। कांग्रेस के अंदर ग्रुपबाजी ज़्यादा है, गुटबाजी है। आज ऐसे 10 महीने से ऊपर हो गए होंगे, अभी तक उनका विपक्ष का नेता भी नहीं चुना गया। ये तो आपके लिए फायदा कर रहे हैं कांग्रेसी। वो अपने समर्थकों को लाकर उस विकास सदन में बिठाते हैं, जबकि वर्करों का क्या वहाँ, हमने उनके समर्थकों का क्या? वहाँ तो अधिकारी लोग बैठते हैं, विभाग के अधिकारियों को जगह नहीं देते, उन लोगों को बिठाते हैं। तो इसलिए जो ये स्थिति पैदा की है, तो उन्हें चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद पैदा की है। 24 घंटे में मात्र, मैं ये कह सकता हूँ, मात्र 4-5 घंटे सिर्फ आराम करना, विश्राम करना, जनता के बीच में रहना, जनताओं की सेवा करना, और चलते चलते रोड पर अपनी व्हीकल को रोककर लोगों की बात सुनना। अच्छा, एक आम आरोप आता है कि हरियाणा को आज भी मनोहर लाल चला रहे हैं। आप इस जो आरोप लगता है आम जनता के बीच, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये नायब सैनी एक सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं। आज वो अपनी क्षमता से वो हरियाणा में सेवा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज साक्षात्कार की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर। आप पूर्व मंत्री हैं, आपका ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये हुड्डा के गढ़ में हुड्डा से 2-2-4 करते रहते हैं। कभी दीपेंद्र हुड्डा के बयानों पर तल्ख टिप्पणी आती है, कभी डेवलपमेंट को लेकर के कांग्रेस को घेरते हैं। दरअसल जहां हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता है रोहतक, वहां से इन्होंने पिछली बार चुनाव जीता था। इस बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी जो राजनीति की मुख्य धारा में बने हुए हैं, उन नेताओं में से एक है मनीष ग्रोवर। इनकी सत्ता में भी पूरी पकड़ है, संगठन में भी पूरी पकड़ है, और इनका जो रुतबा है, इनकी जो संगठन क्षमता है, सांगठनिक क्षमता को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इन्हें जिम्मेदारी देती रही है। आज इनसे हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो एनजेपी के आप ऑफिस में पहुँचे, आपका स्वागत है ग्रोवर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो शुरुआत इसी से करते हैं कि रोहतक में अब की बार नगर निगम में भी आपकी सरकार आ गई है। इसके बाद रोहतक के विकास की हम कितनी संभावना देख रहे हैं? क्या रोहतक का विकास अब तेज गति से हो सकेगा? मेरे रोहतक में 2014, 2019 5 साल का कार्यकाल मुझे रोहतक की जनता ने दिया था। उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा पूरे हरियाणा में जो उन्होंने संदेश दिया था, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उसी बीच में रोहतक में
माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर रोहतक में वो काम कराए हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल वहां रहे। जो आम जन को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो 10 साल में नहीं दे पाए। एक आपकी बात बीच में काटूं, उसको जोड़ते हुए आप जवाब दे देंगे। आरोप ये लग रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि सारे पैसे रोहतक में लगा दिए, और आपका तर्क है कि रोहतक में डेवलपमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय उतना नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो आरोप ये लगते रहे कि उन्होंने रोहतक में ज़्यादा किया। आप अपनी बात को ज़्यादा क्लियर करेंगे? नहीं, वो पूरे प्रदेश में यही चर्चा थी। विकास हुआ, यानी मैं कहता नहीं हुआ। विकास कहाँ हुआ? कलोई क्षेत्र में हुआ। विकास कहाँ हुआ? कलानौर क्षेत्र में हुआ। इसलिए रोहतक शहर में नहीं हुआ विकास। जहां से रोहतक जिला हेडक्वार्टर और उसको वंचित रखा हो, इसलिए कलोई हल्का और कलानौर हल्का, इन 2 विधानसभा में काम हुए। कलानौर प्रॉपर और कलोई, रोहतक शहर को सुविधाओं से वंचित रखा। सुविधाएं कौन सी होती हैं? जो ट्रैफिक की हालत थी, जाम लगा रहता था 3-3, 4-4 घंटे, उससे लोगों को निजात नहीं दिलवाई। ऐसे ही हमारे यहाँ पीजीआई, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ओपीडी तो बनाई, अपने पिताजी के नाम थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। उस ओपीडी में ढांचा तो खड़ा कर दिया, परंतु अंदर कुछ सुविधाएं जो मिलनी चाहिए जनता को वो नहीं थी। मशीनें नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। ऐसे ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, परंतु वो बिल्डिंग के अंदर जो मशीनें आनी चाहिए वो 10 साल नहीं आई। और वर्तमान में फाटक आते हैं दिल्ली रोड पर, 5 फाटक। उन फाटकों की वजह से पूरा शहर जाम लगा रहता था। ऐसे ही कच्चा बेरी रोड पर भी जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे फाटक बंद रहते थे। मतलब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया? वहां उस समय कुछ भी नहीं किया गया। ये आपके कार्यकाल में खड़ा हुआ? मैंने 5 साल में आ रहा, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। मैं जो 5 साल के अंदर, मात्र 5 साल, आज रोहतक शहर फाटकों से मुक्त है। एक भी फाटक नहीं, एक भी फाटक नहीं। जो एलिवेटेड बनाया उस समय कांग्रेस के मित्रों ने विरोध किया मेरा। आज 10 साल हुए हैं, 11 साल। मुझे याद है कुछ बातें आम लोगों की तरफ से भी उस समय उठी थी। उस समय, अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस समय जब ये काम चालू हो रहा था तो लोगों ने काले झंडे दिखाए मुझ पे। व्यापारियों को भ्रमित किया गया कि आपकी प्रॉपर्टी डाउन आ जाएगी, परंतु जब वो बन गया, तैयार हो गया, उस समय वही कांग्रेस के मित्र जो विरोध करते रात को अपने जाकर तारीफ करते हैं, फोटो लेते। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्योंकि आपकी तो हुड्डा के गढ़ में, हुड्डा से तो तू मैं चलती रहती, अभी एक ताज़ा आरोप जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि विपक्ष के नेताओं की प्रशासनिक स्तर पर उपेक्षा होती है, उनको भाव नहीं दिया जाता, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता। ताज़ा मामला आपके रोहतक का ही है। डिप्टी कमिश्नर प्रोटोकॉल के कारण, उनको चेयरमैन थे वो दिशा की बैठक के दीपेंद्र हुड्डा, वो पहुंचते हैं लेकिन उनकी उपेक्षा होती है, उन्हें डीसी रिसीव करने नहीं आते। दीपेंद्र हुड्डा अपना गुस्सा प्रकट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में क्या कहना है? वर्तमान में आज हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है।
विपक्ष में होने के बावजूद भी जो एक विपक्ष का रोल उनको करना चाहिए वो कर नहीं पाता, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ग्रुपबाजी ज़्यादा है, गुटबाजी है। आज ऐसे 10 महीने से ऊपर हो गए होंगे, अभी तक उनका विपक्ष का नेता भी नहीं चुना गया। ये तो आपके लिए फायदा कर रहे हैं कांग्रेसी। नहीं, लोकतंत्र में अच्छा नहीं। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होना चाहिए, परंतु घर के अंदर उनकी पार्टी में फुटबॉल तो जनता क्यों उनका साथ दे, परंतु आज विपक्ष का रोल अपना नहीं रहे, जनता के मुद्दे उठाते नहीं। वो एक तरीका ढूंढते हैं जो इन्होंने पिछले दिनों किया। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिशा के चेयरमैन उन्होंने आते हैं, मीटिंग लेने आते हैं, और वहाँ का जिस तरह का आपके कैमरे के सामने वो एक आईएएफ के साथ किस तरह दुर्व्यवहार करते हैं, और दुर्व्यवहार करने का जो तरीका था वो अपने आप को ये दिखा रहे थे, मैं आज वही समय है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हो। मतलब अभी लग रहा है कि हम सत्ता में हैं, हाँ, वो विपक्ष की भूमिका और में। दिशा की बैठक का जो जिले के विकास के बारे में चर्चा होना और आगे कोई अपनी योजना बताना, वो तो होनी नहीं, वो उनके दिमाग में है नहीं। वो अपने समर्थकों को लाकर उस विकास सदन में बिठाते हैं, जबकि वर्करों का क्या वहाँ, हमने उनके समर्थकों का क्या, वहाँ तो अधिकारी लोग बैठते हैं, विभाग के अधिकारियों को जगह नहीं देते, उन लोगों को बिठाते हैं। तो इसलिए जो ये स्थिति पैदा की है तो उन्हें चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद पैदा की है। रोहतक, इसी तरह कुरुक्षेत्र, वहाँ अशोक अरोड़ा जी कुर्सी छोड़कर, उसको कौन है व्यक्ति मुझे नहीं पता, उसको पीटने चले खड़े जाते हैं। ऐसे हिसार के अंदर भी। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, आपके कैमरे में उनकी खबर बनी रहे, वो इस तरह के हरकतें छोटी करते हैं। मुझे नहीं लगता जब से देश में तीसरी बार सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी की, हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो कांग्रेस आज कोई मुद्दा जनता का उठा नहीं पाना, कांग्रेस अपने घर में उनकी टकराव हो और उसकी वजह से मीडिया में अपने आप को दिखाना, तो ओछी हरकतें करते हैं। ग्रीवेंसी कमेटी में आना, वहाँ के विधायक शोर मचाना। इसलिए आप आए हो, कोई मुद्दा बताओ ना। नायब सिंह सैनी, सरकार के बारे में आपसे जानना चाहें, पिछले 7-8 महीने क्या ऐसे बड़े काम हुए पूरे हरियाणा के लिए? आपसे रोहतक से हट करके हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। कौन से ऐसे बड़े काम हुए जिन्हें लेकर के ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जिन वादों को लेकर के मैदान में उतरी थी, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं? हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी 2024 की, तो 25,000 युवाओं को नौकरी देनी थी, परंतु चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट में जाकर उनको रुकवाया, उन युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। मुख्यमंत्री का सरकार बनते ही पहली कदम, शपथ लेते ही पहली कदम से उन युवाओं को 25,000 नौकरी। आज पूरे प्रदेश के अंदर उन महापुरुषों को याद किया जा रहा है, सरकारी तर्ज पर उनके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में आप पंचकुला से लेकर साउथ के जो राजस्थान के साथ लगता हुआ नारनौल है, वहाँ सबका साथ सबका विकास, ऐसे होटल से लेकर आप डबवाली तक, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास का काम हरियाणा, और 24 घंटे में मात्र, मैं ये कह सकता हूँ, मात्र 4-5 घंटे सिर्फ आराम करना, विश्राम करना, जनता के बीच में रहना, जनताओं की सेवा करना,
और चलते चलते रोड पर अपनी व्हीकल को रोककर लोगों की बात सुनना। तो आज भी क्रिकेट खेली है नायब सैनी। मैंने कहा जब से देश के प्रधानमंत्री जी ने श्री नायब सैनी को हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, आज हरियाणा के विकास की हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है। अच्छा, एक आम आरोप आता है कि हरियाणा को आज भी मनोहर लाल चला रहे हैं। आप इस जो आरोप लगता है आम जनता के बीच, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी क्षमता रखता है, उनको वर्कशॉप में ट्रेनिंग दी जाती है कि मैंने राष्ट्र का और प्रदेश का कैसे सेवा करनी है। ये नायब सैनी एक सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं। आज वो अपनी क्षमता से वो हरियाणा में सेवा कर रहे हैं। वो हमारे नेता हैं माननीय मनोहर लाल जी। माननीय मनोहर लाल जी के नेता से, उनसे आशीर्वाद लेकर, जिन्होंने 9.5 साल लगातार हरियाणा के अंदर राजनीति के पन्ने बदल दिए। जहाँ 2014 से पहले नौकरियां पर्चियों से लगती थी, पैसे से लगती थी, जाति पाति से लगती थी, उनको बदल दिया। बदलियां, तबादले, जो सचिवालय चंडीगढ़ का खचाखच कर्मचारियों से भरा रहता था, खास तौर से टीचरों का, बदली वालों का, आज आपको सचिवालय के अंदर कर्मचारी नजर नहीं आया। उसको घर बैठे उसकी जहां वो चाहता उस हिसाब से उसकी पोस्टिंग मिल जाती। गुरुवर साहब, हम लोगों के बीच जाते हैं, आम लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा तीसरी बार सत्ता में है उसमें बहुत बड़ा योगदान नौकरियों का है। कांग्रेस गच्चा खा गई, नौकरियों की नीलामी को लेकर के कुछ बयान आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ताकत थी पारदर्शिता से नौकरी लगवाने का। इस तरह के चीफ मिनिस्टर को भी चुनाव से पहले बदल दिया जाता है। कहीं ना कहीं मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को डर था और गैर जाट की राजनीति के रूप में, दूसरे चेहरे के रूप में नायब सैनी को ओबीसी के चेहरे के रूप में लाया गया। क्या मानते हैं, बदलाव क्यों करना पड़ा भाजपा को? मैंने कहा कि कौन कुछ क्या आकलन करे, हमारी पार्टी का वर्कर संगठन जहाँ जिम्मेवारी मिलती है उसको वही निभाता है। वो एक विधानसभा में बिठा दें, एक मंडल में बिठा दें, एक देश में बिठा दें, इसलिए कार्यकर्ताओं को बढ़ाना उनकी योग्यता के हिसाब से। इसलिए माननीय मनोहर लाल जी का 9.5 साल का कार्यकाल और आज वो मोदी जी की टीम में है। ये कार्यकर्ता को ऐसे बढ़ा दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए आज कार्यकर्ता पता नहीं किसको क्या जिम्मेवारी मिल जाए, जिसको जिम्मेदारी सौंप दी जाए। नगर निगम चुनाव हुए काफ़ी समय हो गया है, 60 दिन में चुनाव कराने थे सीनियर डिप्टी मेयर के और डिप्टी मेयर्स के। क्या आज की गुरुकमल में हुई बैठक में ये भी कोई एक एजेंडा था चुनाव कराया जाए? नहीं, आज हमारा एजेंडा था जो देश के प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के 11 साल कार्यकाल हमारे पूरे हो गए, वो उपलब्धियाँ पूरे देश में जाए। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, इसलिए उसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन भी रहा ना, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी है चर्चा। इसलिए आज उनकी एक वर्कशॉप थी पूरे प्रदेश में, उसमें फिर जिला में वर्कशॉप है, फिर मंडल में वर्कशॉप है, फिर लोकसभा में वर्कशॉप है। इसलिए पूरी वर्कशॉप ये पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर माननीय मोदी जी के 11 साल के काम, जो 2014 में देश की क्या स्थिति थी, 2014 के बाद आज 11 साल बाद देश कहाँ आगे बढ़ गया है। आज वर्ल्ड में एक अपनी पहचान बना ली है उन्होंने, और उसके साथ साथ आज कह सकता हूँ अपने देश में बनी हुई चीज़ें आज भारत की हर चीज़ बाहर लोगों में जा रही है। तो आज पाठ पढ़ाया गया है भाजपाइयों को कि मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां घर घर पहुंचानी। हाँ, ये वर्कशॉप आज लगी थी पूरे प्रदेश में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी,
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आज प्रभारी के रूप में आए थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की इस 11 साल की काम की वर्कशॉप में हमें संदेश दे के गए हैं। ये संदेश जन जन तक जाए, ऐसा एक इस जून का महीने में ये काम चलेगा। रोहतक से राजनीति निकलती है, राजनीति की धारा बहती है। रोहतक से ही एक बड़ा विवाद जो है पहराजवास को लेकर हुआ, काफ़ी लंबा विवाद चला। अंततः वहाँ पर पहराजवास में चीफ मिनिस्टर पहुँचते हैं, बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। दूसरी तरफ एक आरोप आता है नवीन जयहिंद और उनके साथियों की तरफ से कि हमने अपना काम किया, हमने इसका शुभारंभ किया। तो रोहतक से जो ब्राह्मण राजनीति को लेकर के जो मैसेज आ रहा है उसे लेकर मनीष ग्रोवर क्या कहेंगे? एक तो गांव का नाम परावर है, बराबर, हाँ ठीक है। और ये एक हमारी गौड़ शिक्षा संस्थान है, उनकी जमीन थी। जमीन कांग्रेस के समय में इनको एक कहा गया कि ये जमीन आपको दी गई, परंतु कागजों में नहीं दी गई थी। परंतु विवाद बना। विवाद बनने के बाद हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस समाधान को निकाला और वो उनको कागजों में उस संस्था को दी गई। इसी बीच में आज हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी आए और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संस्था की जो डिमांड थी, जो वहाँ के संस्था के लोगों ने रखी, वो डिमांड पूरी की। एक बड़ा इशू रहा आपका वहाँ पर, कहते हैं मनीष ग्रोवर ने बहुत ज़्यादा काम कराए रोहतक नगर निगम में, आपने भी अपने काम गिनवाए, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। उसी दौर में कामों को लेकर के आपकी पार्टी के सांसद अरविंद शर्मा सवाल उठाते हैं। आजकल आपका याराना गाढ़ा हो गया, कैसे बैकफुट पे लाए आप अरविंद शर्मा को? नहीं, हमारा कार्यकर्ता है, संगठन का है। ये संगठन में, लोकतंत्र में छोटी मोटी बातें चलते हैं। परिवार है हमारा, हम परिवार मिलकर काम करते हैं। हम आज जो 11 साल पर मंथन हुआ है, मनीष ग्रोवर से सुनना चाहेंगे कि मोदी सरकार की जो 11 वर्ष की आज मंथन भी हुआ है, बड़ी उपलब्धियां किन को लेकर के आप लोगों के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे? कोई 5 बड़ी उपलब्धियां आप मानते हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये हमने देश में ये बड़ा बदलाव किया है? आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए 5 लाख, 70 साल की उम्र में, जिसकी उम्र 70 साल है वो कितना ही पूंजीपति हो या गरीब हो, उसको भी मिलेगा। आज हर लोकसभा के अंदर, हर जिले के अंदर एक एक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। ऐसे आज चंडीगढ़ से गुरुग्राम जहाँ 7 घंटे लगते थे, आज वो 4 घंटे 3 घंटे में आप पहुंच जाते हो। 80 करोड़ लोगों को जब से कोरोना काल आया तो उसमें 5 किलो राशन उनके घर जा रहा है। आज जिस तरह आज देखा, आतंकवादियों ने जिस तरह हमारे 26 बहनों का सिंदूर मिटाया, उसके बाद हमारे स्वदेशी प्रकरण बने हुए, जो यहाँ का खुद का हमारा बनाया हथियार, उसको लेकर पाकिस्तान के घर के अंदर जाकर मार गया है, स्वदेशी। इसलिए आज स्वदेशी से भारत प्रगति कर रहा है, युवाओं को काम मिल रहा है। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। मनीष ग्रोवर जी से मेरा अंतिम सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे एक नगर निगम को लेकर के था, कचरा प्रबंधन का, कि कचरा प्रबंधन हम सभी शहरों में कर देंगे, जो गायें शहरों में घूमती है उनके लिए अभयारण्य बनाएंगे। अभी तक ये भी काम नहीं हुआ है, कचरा प्रबंधन का भी काम नहीं हुआ है। आप क्या मान रहे हैं, इस दिशा में कुछ काम हो रहा है नगर निगमों के स्तर पर? हमारे मुख्यमंत्री समय समय पर इन विषयों पर बैठ के लेते हैं। 3 दिन पहले ही इस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की बैठकों में इस विषय पर चर्चा हुई। 24 घंटे कूड़ा उठे और वर्तमान में जो गौशालाओं के लिए अच्छा प्रबंधक हो, उनकी सुविधा मिले, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा की। आपका धन्यवाद। आपने सुनी मनीष ग्रोवर जी की बातें, इन्होंने हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात कही है। धन्यवाद ग्रोवर साहब।